स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 मैथ का, यानी जो आपका 21 जून को जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसका आज हम लोग जो मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए आपका जो क्लास 9 का जो है मैथ का जो आपका बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट है, तो उसे देख लीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। और आज की इस वीडियो आपका जो आखिरी मैथ का वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग सोशल साइंस की तैयारी करेंगे। तो अगर आपको जो मैथ में कहीं भी कोई भी चैप्टर से दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नहीं तो हम लोग सीधा सोशल साइंस अब देखेंगे। और यह आपका जो लास्ट है मैथमेटिक्स का वीडियो, तो अच्छी तरह से देखिएगा और हर एक प्रश्न को आप जो है पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत आता है तुरंत कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी चैप्टर में दिक्कत आता है कहीं से भी सिद्ध कीजिए, या कंस्ट्रक्शन हो गया, या कहीं से भी त्रिभुज से हो गया, या आपको जो है प्रायिकता संख्या, कहीं से भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। तो मैं अगर चाहूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है हल लेकर आऊँगा। अगर नहीं चाहते तो उसके बाद हम लोग सोशल साइंस का तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, जो आपका 15 नंबर का है, ठीक है। सेक्शन बी के वीडियो आज की इस वीडियो में सेक्शन बी का बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इसमें से अधिक से अधिक प्रश्न आपका एग्जाम भी पूछ सके। तो जितना वीडियो बना रहे सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। लगभग आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चनों को इस चैनल पर कराया गया, जो कि मैथ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 21 जून को लिए, ठीक है। तो अच्छी तरह से देखिए। और आपको जो एक बात क्लियर होगी कि 21 जून का एग्जाम होगा, मैथ का एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहे थे सर 21 जून का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो 21 जून का आपका एग्जाम होगा। ऑलरेडी इसका पे एक वीडियो बन चुका है, तो उसे भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रश्न पूछता है कि सिद्ध करें कि एक समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। देखिए आपको जो समांतर चतुर्भुज है उसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते, यही इसको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों के साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये जो आपका चतुर्भुज दिख रहा है ये एक आपका जो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और उसके बाद एसी तथा बीडी जो आपका ये वाला एसी और ये बीडी किस क्या है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। इसको जो दो विकर्ण है, जो आपका एसी है एक बीडी है, इसका दो विकर्ण है। हमें सिद्ध क्या करना कि ओ एस जो आपका है ओसी का बराबर होगा। कौन ओ है कौन ओसी है, देखिए आपका जो ओ है ये वाला हो गया ओसी का बराबर होगा, इसका बराबर होगा। और ओबी जो है ओडी का बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना है, तुरंत सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में अगर इसी आधार पे क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आपको जो यहाँ पर एक और आकृति दिख रहा है, तो इसको आपको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको जगह जगह पर समझाने के लिए फिर से मैं इसको जो है ड्रॉ किया हूँ, लेकिन आपको ड्रॉ नहीं करना है। केवल आपको सिर्फ ये वाला आकृति को ड्रॉ करना था, ना कि इसको, ठीक है। इसको नहीं करिएगा। देखिए आपको उसमें क्या करना, प्रमाण करना। क्या प्रमाण में लिखेंगे कि त्रिभुज एओडी और त्रिभुज बीओसी में एओडी कौन सा है और एओबी कौन सा है। तो देखिए आपको जो ए ओ डी ये वाला त्रिभुज और बी ओ सी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज होगा। देखिए जहाँ से भी आपको दिक्कत होता है कमेंट में बताइए, क्योंकि ये वीडियो जो आपका मैथ का आखिरी वीडियो है, इसके बाद हम लोग सोशल साइंस का तैयारी करेंगे। तो मैथ में जहाँ भी डाउट है सीधा कमेंट में बताइएगा, तो उसका जो है हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो एक और बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको जो है एंगल डी ए ओ जो एंगल बी सी ओ का जो है बराबर होगा। तो एंगल जो आपका डी कौन सा डी ए ओ कहाँ है, तो डी ए ओ ई वाला एंगल जो है बी सी ओ का बराबर है, बी सी ओ। देखिए मैंने आपको जो एक बार कह भी चुका था कि ऐसा जब भी आकृति आपको दिख रहा है जेड जैसी आकृति, उसमें जो ये कोण जो है इस कोण का बराबर होगा। एकांतर कोण से उसी प्रकार एंगल डी ए ओ ये वाला कोण हो गया, एंगल बी सी ओ वाला ये वाला कोण हो गया, जो एकांतर कोण से बराबर है। क्योंकि अगर त्रिभुज को सर्वसम करना है तो तीन में इसका प्रॉपर्टी ढूंढना होता है, तीन को, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग एंगल ए डी ओ जो देखेंगे, एंगल ए डी ओ जो सी बी ओ का बराबर है। एंगल ए डी ओ कौन सा है, तो एंगल ए डी ओ आपका इधर हो गया ए डी ओ, और सी बी ओ ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपका ये एंगल बराबर होगा किसका, इसका बराबर होगा। एकांतर कौन से सेम सेम प्रोसेस लिख दीजिए। और ए डी जो बी सी का बराबर है, किस लिए, तो सम्मुख भुजा है।
तो AD है कौन और BC कौन है, तो देखिए आपको जो है यहाँ पर ये एक AD है और एक BC है, क्योंकि समांतर जो चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये भुजा इसका जो है बराबर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज आपका मिल गया। क्या मिला, एक एंगल मिला, एक साइड फिर से एंगल मिला, फिर साइड मिला। तो इसको लिखिए कैसे, साइड एंगल साइड लिखिए, ठीक है। तो इसको लिखेगा अतः जो आपका, इसलिए त्रिभुज AOD सर्वसम किसका होगा, BOC का। कैसे, तो एंगल साइड एंगल नियम सर्वसम त्रिभुज से। उसी प्रकार एंगल आपका उसी प्रकार क्या बोलता है, OA जो आपका है, OA वाला जो OC का बराबर है। जो जो इसका जो विकर्ण था, जो ऐसे कट रहा था यहाँ से, ई वाला साइड जो इसका बराबर होगा, और उसका बाद देखिए आपको ई वाला जो साइड था इसका बराबर होगा, ठीक है। तो OA जो OC का बराबर हो गया, OB जो OD का बराबर हो गया। कैसे हो गया, CPT से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो त्रिभुज जो आपका बराबर है, सर्वसम है, तो उसका आमने सामने का भुजा कौन सा भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका जो 9 नंबर का प्रश्न पूछता है, नीचे दी गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें A जो है DC पर लंब है तथा CF जो है AD पर लंब है। यदि AB जो है 16 सेंटीमीटर है, AE आपका 8 सेंटीमीटर है, CF आपका 10 सेंटीमीटर है, तो AD का मान ज्ञात करना। AD बराबर क्या होगा, यही आपको पूछा, ठीक है। तो जिसमें आपको देखिए AE जो है क्या, AE जो DC पर लंब है, ये वाला AE इस पर लंब है, और उसके बाद CF कौन सा, तो CF ये जो आपका AE पर लंब है, यहाँ इस पर लंब है, ठीक है, AD पर लंब है। और AB आपका इसमें AB देखिए, AB आपका जो 16 सेंटीमीटर है। और देखिए आपको जो AB जब 16 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा तो बराबर होता है, तो ये भी तो आपका 16 होगा ना। अगर इसको जितना भी दूर मिलाए, मतलब जितना दूर बढ़ाएंगे, तो आपस में कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये भी 16, तो ये भी उसी प्रकार 16 हो जाएगा। और ए बच गया, ए कौन सा, तो ये वाला ए जो है DC पर लंब था, ये कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। और CF जो ये वाला जो है AD पर लंब था, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। और AD आपको जो निकालना था, निकालेंगे तुरंत। देखिए आप वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और जैसे जैसे बता रहे कॉपी पर नोट करिए, एग्जाम में गर्दा मचा कर आइए, क्योंकि इसी के आधार पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर कंसेप्ट को समझते हैं तो, ठीक है। तो देखिए आपने से भी एक आकृति आपको जो आंसर पर बनाना है, आकृति बनाना है इस प्रकार का, जिसमें आपको दर्शाना है AB जो 16 सेंटीमीटर है, कौन सा AB अभी बताइए, वाला 16 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार CD क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, अभी बोला मैंने। CD भी आपका जो है 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद आपका AE जो 8 सेंटीमीटर था, AE वाला जो 8 सेंटीमीटर था, CF आपका 10 सेंटीमीटर था, ये वाला 10 सेंटीमीटर, और AD जो आपका ज्ञात करना था। तो इसमें AD कौन सा है, AD जो आपका ये वाला जो है, यही आपको भुज कितना सेंटीमीटर होगा, इसी को फाउंड करना यानी ज्ञात करना है। तो देखें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का आपका आधार कौन सा, DC हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो CD भी हो जाएगा। आपका जो DC या CD बोले, बात एक की है, ये आधार है। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर E वाला था, ठीक है। तो AE इस पर जो है लंब है, यानी ऊंचाई था। CD पर जो AE लंब था, क्वेश्चन में दिया गया था, तो ऊंचाई आपको AE लिखना है। और CD का वैल्यू कितना था, अभी मैंने बताया कि जब ये 16, तो ये भी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। CD भी आपका 16 हो जाएगा। और आपका AE जो ये वाला वैल्यू था, यहाँ पर देखिए AE जो आपका 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। 16 8 को गुना करिएगा, 128 प्राप्त होगा, 128 सेंटीमीटर। ये आपका लिखना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। फिर से आकृति को आपको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको समझाने के लिए जगह जगह पर ड्रॉ किया हूँ, लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको जो इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निकालना है, तभी तो आपका जो AD निकलेगा। अब इसको दूसरा हम लोग देखेंगे, ठीक है, दूसरा चतुर्भुज में। तो इसमें AD जो इसका जो क्या AD इसका आधार होगा, कौन सा, AD इसका आधार होगा। अब इधर देखना आपको, ठीक है, E वाला साइड में आपको E वाला आपको जो रहेगा, ये जो लंबा है CF आपका ऊंचाई रहेगा, और AD इसमें आपका जो AD इसमें इसका आधार रहेगा, और CF इसका ऊंचाई रहेगा, ठीक है। तो आपका चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी मैंने ज्ञात किया 128, और इसमें जो आधार क्या कौन सा, तो AD इसका आधार है, तभी तो AD का वैल्यू निकलेगा। और CF इसका 10 था, ठीक है, CF वाला आपका 10 था। और AD बराबर कर देंगे, अगर देखिए गुना में है, तो AD अगर इधर चल जाएगा तो 128 तो बराबर में आ जाएगा 128। 128 आपको जो देखिए
यहाँ लिखना है AD लिखना है, AD बराबर में 128 और बटा में आपको क्या लिखना था, CF जो ऊंचाई था इसको 10 है। ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ये ऊंचाई है और ये आपका आधार है। तो आधार बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा में ऊंचाई करना है, ठीक है, ऊंचाई करना है। तो 128 को 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 12.8 आएगा। तो AD आपका फाउंड हो गया कितना, 12.8। और देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 12.8 है 21 चीज में है तो सेंटीमीटर में है, तो इसको लिखना आपको बहुत जरूरी है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसी पर एग्जामिनेशन नंबर देता, मैं बहुत बार कह चुका हूँ सब वीडियो में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो 10 नंबर का प्रश्न पूछता, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर दो जीवाओं की जो लंबाई परस्पर बराबर होती है। सिद्ध करना, सिद्ध करेंगे और आप भी सिद्ध करिए, कॉपी पर नोट करिए जैसे जैसे बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो है हमें जो O केंद्र वाला है एक वृत्त दिया गया है, जिसका O केंद्र ये वाला वो हमको वृत्त दिया है, जिसमें AB जो है CD इसके दो जीवा हैं। AB कौन सा, AB ये जीवा है। वृत्त पर देखिए वृत्त जो वृत्त है, वृत्त पर कोई भी दो बिंदु को मिलाते परिधि पर तो वो क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है, ठीक है। तो AB एक जीवा है, उसी प्रकार CD भी एक जीवा था। और उसमें देखिए तथा एंगल AOB, कौन सा एंगल, AOB जो है एंगल COB का बराबर होगा। एंगल AOB कौन सा है, AOB E वाला हो गया और COD E वाला एंगल हो गया। यानी जो आपको कहेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इसका बराबर होगा, दिया है क्योंकि इसमें दिया, क्योंकि केंद्र O वाला एक त्रिभुज दिया था जिसमें दो जीवाएं भी दिया था, ठीक है। सबसे पहले आपको सिद्ध क्या करना, तो सिद्ध क्या करना आपको, जो AB जो है CD का बराबर होगा। देखिए AB जो ये वाला जीवा और CD वाला ये वाला जीवा जो आपका ये बराबर होगा, दोनों जीवा बराबर होगा, इसको हमको सिद्ध करना, तो सिद्ध करिए। देखिए इसके लिए आपको जो एक और आकृति यहाँ पर दर्शाया गया, तो आपको ये आकृति को नहीं पढ़ना है। मैं हर बार कर रहा हूँ कि केवल आपको सिर्फ एक ऊपर वाला ही आकृति को दर्शाना है, क्योंकि इसको समझाने के लिए जगह जगह ड्रॉ किया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो त्रिभुज आपको AOB तथा COD में जाना है, ठीक है। AOB कौन सा, AOB E वाला था, COD E त्रिभुज और ये त्रिभुज में आपको जाना था, जिसमें आपका जो OA जो है OD का जो है बराबर होगा। OA कौन सा है और OD कौन सा है, तो OA E वाला हो गया और OD E वाला हो गया, क्योंकि केंद्र पर बना तो केंद्र पर का त्रिज्या तो बराबर होगा, तभी तो एक वृत्त कहलाएगा। देखिए ये वृत्त तो आपका जो थोड़ा क्या है, जो टेढ़ा है, क्योंकि ये तो हाथ से बना है, कंपास से बनाएंगे तो आपको जो सीधा वृत्त बनेगा जिसका जीवाएं बराबर होगा। तो OA जो आपका OD का बराबर है, उसी प्रकार OB क्या है, OC का बराबर है। OB कौन सा है, OC कौन सा है, तो देखिए OB जो आपका इस प्रकार ये है, OB हो गया और OC ये हो गया, ये दोनों आपका बराबर है। इसी प्रकार वृत्त की त्रिज्या है और उसमें आपको एंगल जो आपका AOB और एंगल COB जो है, एंगल AOB कौन सा है, देखिए एंगल A आपका हो गया OB ये वाला हो गया, एंगल COB ये COB ये दिया था, अभी मैंने देखा दिया था, ठीक है। तो ये आपको यह कुछ नहीं लिखा है, तो इसमें लिखना है ब्रैकेट में करके दिया था, ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, इसको लिखना है दिया है। उसके बाद देखिए आपका जो इसमें एक साइड हो गया, एक और साइड हो गया, एक एंगल हो गया, तो उसको किस प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज आपका जो AOB सर्वसम त्रिभुज एंगल COD आपका साइड एंगल साइड नियम से ये सर्वसम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए बढ़ गए। और इसी प्रकार आपका जो AB जो है CD का बराबर होगा, जिसमें दो जो वृत्त था उसमें दो जीवाएं था, इस प्रकार का इसमें AB था और ये वाला आपका जो CD था ये आपका जो बराबर हो गया। अगर दो त्रिभुज सर्वसम हुआ तो उसका आमने सामने का भुजा कौन सा बराबर हो, तो उसी प्रकार CPCT से इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि पूछता है कि आकृति में यदि एंगल ABC जो है 69 डिग्री है तथा एंगल AC भी 31 डिग्री है तो एंगल BDC का मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए आपको जो इसमें एंगल ABC ये वाला पूरा दिया है, आपका जो 69 है, 70 में एक कम है, और AC भी ये वाला यहाँ से ये आपका जो 31 डिग्री, ठीक है, 31 डिग्री ये दिया है। एंगल BDC ज्ञात करना, एंगल BDC कौन सा है, तो एंगल B हो गया, इधर से D और ये वाला C, यानी ये ज्ञात करने यहाँ D होगा, ठीक है, ये BDC आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम लोग कॉपी पर, जैसे जैसे कॉपी पर लिखा है सेम वैसे ही आपको भी लिखना है। तो देखिए त्रिभुज ABD में है, त्रिभुज ABC में ABC कौन सा है, ABC इधर से ये त्रिभुज हो गया, इसमें आपको एंगल ABC प्लस एंगल आपका AC एंगल ABC एंगल ACB प्लस एंगल BAC, आपको ये सभी को जोड़ना है तब 180 डिग्री होता है।
पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार आपका एंगल ए बी सी हो गया एंगल, उसके बाद ए सी बी इधर से हो गया, और एंगल बी ए सी ई वाला आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें बी ए सी आपको पता नहीं है और इसमें आपको दो को कौन पता है, तो उसका बाद तो निकल जाएगा। तो एक कौन आपका जो एंगल ए बी सी 69 डिग्री है, एंगल ए सी भी 31 डिग्री था, एंगल बी ए सी आपको पता नहीं, निकल जाएगा। और टोटल त्रिभुज का कौन होता है 180 डिग्री के बराबर, तो इसको जोड़ेंगे 69 और 31 को, तो 100 डिग्री होगा। एंगल बी ए सी बराबर आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। एंगल बी ए सी करेंगे तो 180 इधर प्लस में था माइनस में 100 हो जाएगा। एंगल बी ए सी बराबर 80 डिग्री निकल कर आया। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद देखिए आपको एंगल बी ए सी जो एंगल बी डी सी का बराबर हो, कैसे बराबर हो, क्योंकि एक ही जीवा पर बने कोण जो है बराबर होते हैं। एक ही जीवा पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका उसी प्रकार एंगल बी ए सी बी डी सी का बराबर होता है, यहाँ पर बी डी सी लिखिएगा। ठीक है, एंगल बी डी सी आपका जो आपका 80 डिग्री हो जाए, जो कि बी ए सी था, तो समूह कौन से बराबर हो गया, जीवा पर बने का, इसीलिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो 12 नंबर का प्रश्न है। और जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक बार। ठीक है, अगर चाहते हैं कि इसका मैथ का और तैयारी करवाना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम लोग सोशल साइंस का सीधा तैयारी करवाएंगे। तो देखिए 12 नंबर का पूछता है, एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में बनाए गए अंक इस प्रकार है, जो कि 17 है, 2 है, 7 है, 17 27 है, 15 5 14 है, 8 है, 10 है, 24 है, 48 है, 10 है, 8 है, 17 7 है, 18 है, 28 है। और आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, तुरंत ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले जो माध्यक पूछेगा तो इसमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें लिखना है इस प्रकार का आपका टर्म होगा, 2 5 7 7 8 8 10 10 14 15 17 18 24 27 28 48 हो जाएगा। और माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यक का फॉर्मूला आपका होता है एन बटा में 2 वह पद, एन बटा में 2 प्लस वह पद 1 प्लस 1 वह पद बटा में 2 लिखना आपको जरूरी है। यही आपको माध्यक का फॉर्मूला होता है। लगा दीजिए 16 बटा 2, केवल टोटल कितना अंक था, तो टोटल अंक आपका जो 16 था। तो देखिए टोटल अंक आपका कितना था, 16 था। देखिए 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक है। तो इसी प्रकार आपका जो इसमें 16 लिखे है। ठीक है, 16 बटा में 2 वह पद, 16 प्लस बटा में 2 प्लस 1 वह पद। इसको काटना है तो कैसे काटेगा, 2 बार में 8 ही कट जाएगा, 8वां पद हो जाएगा। और दूसरे इसको काटेंगे 8 और एक यहाँ से 9, तो 9वां पद और 8वां पद में कौन सा, तो 8वां पद में आपको जो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में आपको 10 आता है, तो 10 को इधर रखिए। और उसके बाद 9 में आपको जो 14, तो 10 और 4 10 और आपका 14 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ 8वां पद 9वां पद में आपको जो है 10 आता है, 8वां में 10, 9वां में 14 बटा में 2 24 बटा में 2, कुल आपका जो 12 निकल कर आया। माध्य कितना है 12 या डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आपका जो 13 नंबर प्रश्न की ओर, जो इसमें पूछता है कि गेहूं के आटे के 11 बोरे हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक पर 5 किलो अंकित था। मैं वास्तव में निम्नलिखित भार में ये थे कि जो आपका 4.97 है, 5.05 है, 5.08 है, 5.03 है, 5.00 5.06 5.08 4.98 4 5.04 5.07 5.00। देखिए 5 अगर आपको पॉइंट के बाद जितना भी अंक है उसको एक एक करके पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे मान चलिए 5 के बाद ये सब अंक है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 5.01 2 3 इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें देखिए इनमें से यथाकृत रूपों में चुने गए किसी भी बैग में 5 किलोग्राम से अधिक भार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि इसमें 5 किलो से अधिक भार है, तो इसमें देखिए 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। टोटल आपका जो 5 किलो से 5 किलो से ज़्यादा आपका बोरे में कितना बोरा है, तो 7 को बोरा है। तो 7 को कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार लिखना है, सजाना है, जो कि इस प्रकार होगा। तो इसको देख लिया हम लोग। उसके बाद कुल बोरों की संख्या आपका 11 था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल बोरों की संख्या 11 है। और 5 केजी से है जो अधिक भार वाले बोरों की संख्या 7 है, अभी मैंने देखा। तो उसमें लिखना पी में आपको क्या लिखना, प्रायिकता में, कि 5 किलो से अधिक भार होने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता लिख दीजिएगा, प्रायिकता आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 7 बटा में 11 हो जाएगा। 7 जो आपका 5 से अधिक था और 11 आपका टोटल बोरा था, तो 7
7/में आपको 11 बचेगा। देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछता है, 3 सिक्कों को एक साथ जो आपका 200 बार उछाला जाता है तथा इनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारता निम्न है। जो कि परिणाम है बारंबारता है, जो कि चित 3 हेड में 23 बार आता है, चित जो आपका 3 में जो है 72 बार आता है, जो कि आपका 1 में 77, 0 में 28 बार आता है। यहाँ देखिए इसमें 2 लिखे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी तो मैच कर देगा। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें 3 तो ठीक है, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2 लिखे हैं। 2 चित 2 हेड में 72 है, 3 में 23 है, 1 में 77 है और 0 में 28 है। तो 2 तो आपको लिखना है क्या, दो बताना है। तो 3 चित एवं कोई भी चित नहीं हो आने की प्रक्रिया। 3 चित वाला में कितना है, 23 है, टोटल कितना था 200, तो 23/में 200 हो जाएगा यहाँ पर। 23/में 200 और कोई भी में नहीं है तो 0, यानी 28 में आपको 28/में 200 लिखना है। कैसे लिखना है आइए देखते हैं। तो देखिए कुल जो आपका संख्या कितना था, कुल संख्या आपका 200 था और कुल संख्या को उछाला गया था सिक्के को, जो कि 200 था। और 3 बार जो आपका चित आने की संख्या 23 है, एक भी चित नहीं आने की संख्या 28 था। और पी में रखने पर जो आपका 3 बार चित आने की संख्या 23/में 200, सेम वही प्रोसेस है। और पी में कोई भी चित नहीं आने की संख्या कितना, तो 28/में 200। इसको काट दीजिए, 14/में 200 हो गया, इसको और कटेंगे तो 7/में 50 हो गया, जो भी कोई चित वाला नहीं कि प्रक्रिया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो ये वीडियो भी आज समाप्त हुआ। और जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है, जो भी चैप्टर में दिक्कत होता है, मैथ में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है तो अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक और वीडियो बन जाए, और नहीं तो आपको जो सोशल साइंस की तैयारी होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों के साथ। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।